स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 12 के इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे थे और हमारा प्रथम अध्याय था भारत का वैभवपूर्ण इतिहास। वैभवशाली इतिहास। हमने देखा था कि भारत का इतिहास कितना समृद्ध है ना। उसमें हमने इसके स्रोत देखे, कहाँ से हमें इतिहास पता लगा, लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत और हमारे पुरातात्विक स्रोत, उनमें हमने विस्तार से चर्चा की। इसके बाद हमने देखा कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म में कौन कौन से संस्कार हैं, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की। तो हम बात करते हैं एक मानव की। पहले आदि मानव जंगलों को छोड़कर मैदानी भागों में रहने लगा, शायद कुछ 2, 4 या 5 के समूह में जो आज के परिवार की तरह थे। अभी एक परिवार, 2 परिवार मिलकर आपस में रहने लगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद इनकी संख्या बढ़ गई। शुरुआत में उसके पास से केवल अपनी आजीविका चलाने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए ही संसाधन थे। जितने में उसका पेट भर गया वो खुश। लेकिन धीरे धीरे उसने पशुपालन, खेती, इसके जैसी चीजों को शुरू किया। इसके कारण उसके संसाधनों में बढ़ोतरी हुई, उसकी बचत बढ़ने लगी। उपज अगर अधिक हो जाती तो उसको वो किसी और जगह बेच सकता था। लेकिन एक बला थी, एक खतरा था। वो खतरा क्या था? वो खतरा ये था कि उसको इन उपजों का, इन पशुओं का, मवेशियों का चोरी होने का डर था, या ये डर था कि कोई बाहर का बंदा आक्रमण कर दे और उसको खत्म कर दे। किसी प्रकार का कानून तो था नहीं। तो इसके लिए कुछ लोगों ने मिलकर एक कबीला ही को बनाया। कबीले का बना दिया एक बंदे को सरदार। अब सरदार का क्या काम था? सरदार का काम था कि वो कबीले की हिफाजत करे, उसको सुरक्षा दे और कबीले में एकता को बनाए रखे ताकि उसके हितों की रक्षा हो सके। तो इसके लिए वो सरदार क्या लेता था? हर बंदे के पास अगर उसको जरूरत है 20 किलो गेहूं की, ठीक है, उसके पास होता है 50 किलो गेहूं, तो 30 किलो अतिरिक्त है ना। इसकी हिफाजत करने के लिए हर बंदा अपना 2 किलो गेहूं दे देगा। ये एक उदाहरण है, ऐसा नहीं था कि 20 किलो ही होता है या 2 किलो देता है। ये तरीका था, उसको इस तरह से भुगतान करता था वो उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ये पूरे चीज का विकास हुआ। धीरे धीरे कबीले जुड़कर, 2-4 कबीले जुड़कर बड़े कबीले बन गए। बड़े कबीले इसलिए बने ताकि कोई बाहर का बंदा हमला करे और उनको खत्म ना कर दे, उनको लूट न ले, उनको तबाह ना कर दे। तो इसी क्रम में जुड़ते जुड़ते कुछ जनपदों का निर्माण हुआ। अब ये जनपद क्या थे? जिस प्रकार आज के जिले हैं, आज के डिस्ट्रिक्ट हैं, ये थे जनपद। जनपद का उद्देश्य था एक बेहतरीन शासन चलाना, आपसी समन्वय, व्यापार आदि को नियंत्रित रखना। और इसके लिए वो लेते थे टैक्स, कर, ताकि राज्य का प्रशासन बेहतर तरीके से चलाया जा सके। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम बात करेंगे महाजनपदों की। महाजनपद जनपदों से मिलकर बने थे। ठीक है, और महाजनपद का समय लगभग 620 ईसा पूर्व से लेकर, और विद्वानों में इसके लिए मतभेद है। कोई कहते हैं 200, कोई कहते हैं 300 ईसा पूर्व, इस प्रकार की बातें हैं। ठीक है, और जनपदों की संख्या थी, वो थी 16। वो जनपद कौन कौन से थे, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, उस समय जो हमारे केंद्र था, चाहे हमारे व्यापार का केंद्र हो, चाहे हमारी राजधानी हो, चाहे सत्ता का केंद्र हो, वो था आज का बिहार जिला, बिहार राज्य। देखिए, इस समय बिहार अत्यंत पिछड़ी अवस्था में है। भारत के सबसे कम विकसित राज्यों या पिछड़े राज्यों में बिहार को लिखा जाता है, उसको शुमार किया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पर भरपूर संसाधन थे। इसीलिए तो महात्मा बुद्ध, अशोक जैसे कितने ही लोग यहाँ पर जन्मे। उन्होंने अपनी अच्छी बातों का, अपने नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार किया तथा लंबे समय तक जो पटना था
आज का पटना, जिससे पुराने समय में पाटलिपुत्र कहा जाता था, वो भारतवर्ष की राजधानी रहा था। तो इन 16 महाजनपदों में सबसे पहला नाम जो आता है वो था मगध। ठीक है बच्चों, मगध की राजधानी सबसे पहले तो थी पाटलिपुत्र, और इसके बाद इसकी दूसरी राजधानी बनी वो थी गिरिवृत। यहां राजगृह। ठीक है, दोनों ही नाम है क्योंकि ये पर्वतों से घिरी हुई थी, इसलिए गिरिवृत। इसके बाद दूसरी थी वज्जी, इसकी राजधानी थी वैशाली। देखिए बच्चों, मगध था उस समय के बिहार में, जो आज का बिहार है, और पाटलिपुत्र थी आज की पटना। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद जो तीसरी थी वो थी कंबोज। कंबोज कश्मीर के उत्तरी हिस्से में थी, आज के समय ये भारत में नहीं है, और इसकी राजधानी थी राजापुर। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा चौथा महाजनपद था अंग। देखिए, अंग का जो जिक्र है वो महाभारत में भी है। पांडवों का सबसे बड़ा भाई, जो उसकी माता ने उसके जन्म होते ही उसे त्याग दिया था, एक नदी में प्रवाहित कर दिया था, तो उसको संरक्षण दिया था। महाभारत में 2 पार्टियां थी, जो उसमें एक जो पार्टी थी जिसने युद्ध को शुरू किया था, कौरवों का था सबसे महत्वपूर्ण, उनका सबसे बड़ा भाई दुर्योधन। तो दुर्योधन का मित्र था कर्ण, और उसने इस अंग प्रदेश का कर्ण को राजा बनाया था। तो इसकी राजधानी थी चंपा। बड़े ना बच्चों, चंपा फिल्मी सा नाम लग रहा है ना ऐसा आपको? ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी अगली 5वीं, ये है शूरसेन। शूरसेन भी कहते हैं इसको, सूरसेन भी कहते हैं, कई नाम है इसके। ठीक है बच्चों, इसकी राजधानी थी मथुरा। आज का जो है ना राजस्थान का करौली का हिस्सा कुछ, वो भी इसी में आता है। ठीक है, ये है हमारे पास महाजनपद, और ये है आगे राजधानियां। ठीक है बच्चों, छठा ये है मत्स्य। देखिए, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस समय भी एक मत्स्य था। मत्स्य आज का जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर है उसी का हिस्सा था। ठीक है, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। इसको बैराट भी कहते हैं, और ये आज के जयपुर में है। उसके बाद इसके बाद आती है चेदी। चेदी आज के उत्तर प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण जगह है, और इसकी राजधानी थी शक्तिमानी। छठा था इसके बाद उज्जैनी, अवंती। इसकी राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है बच्चों, कितने हो गए थे आपके पास? 6, इसके बाद 7, फिर 8, फिर 9। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्रपुर आज के नागौर को कहा जाता है वैसे तो। ठीक है, अब पंचाल का संबंध हम पंचाली से भी कर सकते हैं। पंचाली कौन थी? पंचाली थी द्रौपदी को पंचाली कहा जाता था। इसके बाद है अश्मक की राजधानी थी पोतान।
इसके बाद है कुरु, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है बच्चों, इंद्रप्रस्थ का नाम महाभारत में भी आता है। आज का जो दिल्ली का क्षेत्र है उसे इंद्रप्रस्थ के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद जो मुख्यतः है वो था कौशल। कौशल भी कहते हैं इसको, कौशल भी कहते हैं इसको, और ये था हमारे आज के अयोध्या में। इसकी राजधानी थी अयोध्या। ठीक है बच्चों, दिख रहे हैं ना आपको? हाँ। अब इसके बाद अगला था, वो था हमारा काशी। अब काशी, काशी आज का बनारस, काशी के बहुत सारे लोग प्रसिद्ध हैं, बहुत सा इतिहास यहाँ पर हमारा रहा है। ठीक है ना। तो काशी है आज का हमारा वाराणसी, और इसकी राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी का एक अन्य नाम बनारस भी है, जो आज के समय में वो बहुत ही फेमस हो चुका है। और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हमारे सभी पूरे हो चुके हैं। एक है अश्मक। ठीक है, अश्मक और अवंती, इन सभी में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इस तरह से पूरा हुआ आपका ये एक अध्याय। हम इसके बाद डिस्कस करेंगे हमारे प्रश्न उत्तरों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो मैं लेक्चर स्टैंड थोड़ा इधर कर लूँ। इस बुक में, इस पुस्तक में प्रश्न उत्तर होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको जो प्रश्न होंगे वो उससे अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद उसको लिखना है। जितनी बात पूछी गई है केवल उतनी लिखिए। हाँ, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं आप एक्स्ट्रा, लेकिन ऐसे नहीं कि आप बात को कहीं से कहीं ले जाएं। जितना अधिक अभ्यास आप प्रश्न उत्तर को लिखने में करेंगे, परीक्षा में आपको उतनी ही सरलता रहेगी। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है, हम पहले प्रश्नों की बात करेंगे, वास्तुनिष्ठ प्रश्नों की। वास्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं? वास्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनका उत्तर हमें अ सदय में देना है। ठीक है बच्चों। अब आपके पास, आप अपनी बुक खोल सकते हो, देख सकते हो, साथ साथ में वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर शुरू कीजिए। किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? ठीक है ना। तो इसमें जो है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, तो इसका उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमारे पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। दूसरा प्रश्न है मिडास ऑफ गोल्ड, इसके लेखक कौन है? मैंने आपको करवाया भी था मिडास ऑफ गोल्ड, फिर से आप लिख लीजिए मिडास ऑफ गोल्ड। इसके लेखक हैं अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो कि एक अरबी साहित्यकार थे, जो कि भारत भ्रमण के लिए आए थे। इसके बाद हमारा प्रश्न है विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत, ढक्कन में दिक्कत आ रही है। 57 ईस्वी पूर्व, यानी कि आज का हमारा जैसे जो भी वर्ष होगा, जैसे वर्ष 2000 ईसा, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2057 विक्रम संवत या विक्रमी संवत। ठीक है ना। और विक्रमी संवत शुरू कब होता है? ये होता है अप्रैल मार्च के महीने में। ठीक है ना, चैत्र शुक्ल 1। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? इसमें ऑप्शन है आपके पास शिक्षा,
व्याकरण, ज्योतिष और सूत्र। देखिए हमने वेदांग पढ़े थे 6, ठीक है, उसमें ज्योतिष था, व्याकरण था, शिक्षा था, छंद थे, निरुक्त थे, लेकिन सूत्र का तो कोई जिक्र नहीं था। हाँ, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ये जैन ग्रंथ थे, तो इसमें से सूत्र इसका उत्तर है। प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्प रूप में लेखक कौन सा था? आपको बताया था मैंने, राजा भोज। अगला है, ऋग्वेद आर्यों को भौगोलिक क्षेत्र था? तो बिल्कुल था, और ये सप्त सिंधु में इसका उल्लेख किया गया है। सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ मिले हैं? हमने किया था ना कि विशाल सामूहिक स्टेडियम है, इसका मतलब बड़े लोग खुश थे, खेल देखते थे, तो ये मिले हैं हमें धौलावीरा में, है ना। धौलावीरा में हमें क्या मिले हैं? विशाल स्टेडियम, ठीक है ना बच्चों। अगला प्रश्न, महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे संस्थागार। बैठक स्थल क्या था? आपने इसको पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, इस तरह से। अगला प्रश्न है हमारा अति लघुत्रात्मक, यानी कि इसका उत्तर आपने 1 या 2 पंक्तियों में देना होता है। लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान किस पुरातत्ववेत्ता ने आरंभ किया था? ठीक है ना, तो हमें पता है कि ये V.S. वानकर ने किया था। सरस्वती नदी खोज, ये किसका काम था? ये काम था V.S. वानकर। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किन किन देशों में हुआ था? सबसे पहले किया किसने था? अशोक ने, ठीक है ना, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। अब किन किन देशों में हुआ था? ये हुआ था चीन, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, बर्मा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, है ना बच्चों, ये सभी देश थे इसमें। अब अगला प्रश्न है, अंगारकोट के स्मारक किस देश में है? अंगारकोट के स्मारक है कंबोडिया में, ठीक है ना। कंबोडिया में इसके बहुत सारे अवशेष मिले हैं, हमने देखा था ना, एक मंदिर भी है। तो ये क्या नाम था इसका? अंगारकोट कहाँ पर है? कंबोडिया। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला है, नवपाषाण युग की विशेषताएं बताइए। पाषाण युग को हमने 3 भागों में बांटा था ना, तो इसमें नवपाषाण की विशेषता ये थी कि उस समय मनुष्य कृषि और पशुपालन करना उसने शुरू कर दिया था, सियाना हो गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? हमने चर्चा की थी ना कि सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन, इससे पहले पाषाण युगीन और बाद में लोह युगीन। लोहे की खोज अभी हुई नहीं, पत्थर कोई धातु होता नहीं, इसलिए वो कांसा से परिचित थे। और कांसा किससे बनता है? तांबे से, ठीक है ना, क्योंकि कांसा एक मिश्रित धातु है। सिंधु सभ्यता के अधिकांश लेख किस पर मिलते हैं? लेख मतलब आर्टिकल, वहां की भाषा हमें कहां पर मिलती है? देखिए वैसे तो हमें एक साइन बोर्ड देखा था, ठीक है ना, जो किसी गेट, किसी द्वार के गिरने से बना था, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं मिले हैं। ज़्यादा हमें मिले हैं मोहरों से, उनकी जो स्टाम्प्स थी, क्योंकि वो कई देशों में मिली हैं जहाँ पर वो व्यापार किया करते थे, या खुदाई में मिली हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी के लिखे हुए आर्टिकल या लेख मिले हैं, वो मिले हैं हमें स्टाम्प्स पर। अरण्यक ग्रंथों में किस विषय को प्रतिपादित किया गया है?
अरण्यक में देखिए संहिता को हमने जिक्र किया था कि अरण्यक में क्या होता है, टिप्पणियां होती हैं संहिता पर, तो उन्हीं को प्रतिपादित किया गया है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध ग्रंथ हैं त्रिपिटक। कौन कौन से? हमने 3 ग्रंथों का जिक्र किया था बौद्ध में, ये थे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है ना। उसके अलावा 549 और भी ग्रंथ थे। ठीक है ना बच्चों। अगला प्रश्न है दस राग युद्ध। 10 राग युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था राजा थे जो भरतजन और सुदास, इनके बीच हुआ था। विश्वामित्र का भी इसमें उल्लेख था, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसके बाद है 3 ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बताइए। ब्राह्मण ग्रंथ वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐतरेय, कौशिकी और शतपथ। प्राचीन भारत में गणित में योगदान देने वाले कौन थे? आर्यभट्ट भाई साहब, शून्य की खोज करने वाले, और भी बहुत सारे थे, बोधायन, भास्कराचार्य, लेकिन हमें 2 ही पूछे हैं। संस्कारों के नाम बताइए। 16 संस्कार कौन कौन से थे? हमने जन्म से लिखे थे संस्कार, है ना। पहले गर्भदान, जब लेडीज प्रेग्नेंट होगी, उसके बाद पुंसवन, उसको अच्छे रूप में देने के लिए, फिर सीमंतोनियन, उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, फिर जातकर्म, नामकरण, नामकरण के बाद उसका निष्क्रमण, जो 3 महीने बाद हम करते थे, सूर्य चंद्रमा के सामने लेकर आते थे। उसके बाद हम 6 महीने बाद उससे अन्नप्राशन, उसको कुछ ना कुछ अन्न का दाना खिलाते थे, क्योंकि इससे पहले वो केवल अपनी माता का दूध पीता था, ठीक है ना। इसके बाद चूड़ाकर्म या मुंडन था। मुंडन में हम क्या करते थे? उसके बाल काट देते थे, क्योंकि हम मानते थे कि माता के गर्भ में 9 माह बिताने के बाद शायद उसके बाल अपवित्र होंगे, ऐसा उल्लेख किया जाता था, इसलिए सिर का मुंडन होता था। इसके बाद था कर्णवेद। इसका वैज्ञानिक आधार भी था कि हम अपनी बीमारियों से इससे बचे रहेंगे। अगला था विद्यारंभ। विद्यारंभ करता था वो अपने घर पर ही, अपने घर पर पहली पाठशाला, अपने माता पिता, अपने दादा दादी के पास। उसके बाद था उपनयन। उपनयन में इसे यज्ञोपवीति भी कहते थे। इस समय किसी पंडित को, किसी पुरोहित को घर पर बुलाकर यज्ञोपवीति संस्कार पूरा कर दिया जाता था। उसमें वो जनेऊ धारण करता था और ब्रह्मचार्य की ओर चला जाता था। इसके बाद वेदारंभ। वेदारंभ में किसी न किसी गुरु के पास चला जाता, वहां से वो शिक्षा लेता अपनी, ठीक है। इसके बाद था केशांत, ठीक है। केशांत में वो क्या करता? अपने सिर के बाल कटवा देता था, ठीक है ना। फिर वो स्नान करता था, वो स्नातक बन जाता। इसके बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी। फिर आता समापवर्तन। ये सारा किया कर वो खत्म करता। पुणे से वो किसी 8 गड़े होते थे, वहां पर 8 गड़ों में कुछ सुगंधित पदार्थ था, उससे स्नान करता था वो, और अपनी आम गृहस्थ जिंदगी में लौट आता था। फिर 15वां संस्कार विवाह संस्कार होता, शादी शुद्धि करता बंदा। फिर लास्ट में वो जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता, जब यम के जो सैनिक आकर उसे ले जाते, तो वो अंत्येष्टि उसकी कर दी जाती, ठीक है ना बच्चों। 4 पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है? अच्छे अच्छे काम, जैसे धर्म। धर्म क्या है? धर्म की विवेचना अच्छे काम। अर्थ यानी कि पैसा। काम चाहे कोई भी हो जो हमारे भौतिक सुख से प्रेरित हो, चाहे आइसक्रीम खाना हो, चाहे साइकिल पर घूमना हो, चाहे फिल्म देखना हो, कुछ भी हो, ये काम है। और अंत में है मोक्ष, यानी कि 84 लाख योनियों के जन्म मरण से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति। अगला है आश्रम व्यवस्था क्या है? देखिए वैसे तो हमें पता नहीं है कि हमारी जिंदगी क्या है, लेकिन फिर भी इसे 100 वर्ष की मानकर इसे 4 आश्रमों में विभाजित किया था। पहला, जब हम बालक होते हैं, 0 से 25 तक हमारी उम्र होती है, तब हमें ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करना होता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, विवाह हो जाएगा, ठीक है। तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें हम जंगल में जाकर भक्ति करेंगे, ठीक है। और चौथा था लक्ष्य मोक्ष। दिल्ली में लौह स्तंभ कहाँ है? तो भाई ये मेहरौली में है, इसमें कोई लंबी बात नहीं है। शैल चित्र में आप क्या जानते हैं? इसमें है हमारा लघुत्रात्मक, जिसका उत्तर हमने 10 से 12 पंक्तियों में देना होता है, ठीक है बच्चों। तो इस पर चर्चा करेंगे हम।
शैल चित्र के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो शैल चित्र क्या आते हैं? शैल यानी कि शिलाओं पर बनाए हुए चित्र। तो पुराने समय में, चाहे आदि मानव के समय में या उसके बाद जब हम खेती करने लग गए थे, जब हम आश्रय के लिए किसी गुफाओं में रहा करते थे, तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए कुछ चित्रों का इस्तेमाल करते थे, चाहे वो किसी सांकेतिक रूप में हो, चाहे किसी लिपिबद्ध रूप में हो, लिख कर हो। इसे हम शैल चित्र कहा करते थे। उससे क्या है, हमें उस समय की क्या संस्कृति थी, क्या धार्मिक भावनाएं थी, उसके बारे में पता लगता है। जैसे कुछ शैल चित्रों में दिखाया गया कि बंदा भक्ति कर रहा है किसी की, तो पता लगता है कि वो धार्मिक थे, ठीक है, वो खेल रहे थे, आखेट कर रहे थे, उसकी सामाजिक जिंदगी का इससे पता लगेगा। अब प्राचीन समाज व धर्म में ऋणज्ञ व यज्ञ व्यवस्था को बताए। देखिए ऋणज्ञ व्यवस्था क्या है? जो ऋण है, और ऋण कितने हैं? ऋण है मुख्यतः 3। कौन कौन से? पितृ ऋण, ऋषि ऋण व देव ऋण। ठीक है बच्चों, पितृ ऋण जो पिता का ऋण है उसे भी चुकाना होता है, देवों का ऋण भी और ऋषियों का ऋण भी। ठीक है, पितृ ऋण है जो संतानोपत्ति के बाद मानव जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए हम अपने पिता की पूजा करते हैं, हम उसमें देखते हैं अपने पूर्वजों को। ठीक है ना। ऋषि ऋण है कि हमें समझाने के लिए, हमें अकल देने के लिए, हमें बुद्धिमत्ता देने के लिए पढ़े लिखे ऋषि, पढ़े लिखे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, अपने गुरुओं के द्वारा जिन्होंने शिक्षाएं ली हैं उनके ज्ञान के द्वारा हम अपने आप को लाभकारी करेंगे और उस ऋण को चुकाना कहते हैं ऋषि ऋण। और देव ऋण जो हम यज्ञ आदि करके ऋण चुकाते हैं। ठीक है ना बच्चों। महाजनपद अभी हमने चर्चा की है, उसके बारे में अब क्या बोलें। सभा व समिति क्या थी? वेद में सभा थी, समिति थी। सभा होती थी छोटी, समिति थी बड़ी। किसी मुद्दे पर चर्चा, कोई कानून बनाना, कोई नया नियम बनाना, ये इसी का काम था और ये निरंकुश बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। इसके बाद है उपनिषद। उपनिषदों के बारे में लिखा गया है कि उपनिषदों में किन विषयों का प्रतिपादन किया गया। तो उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का मूल स्रोत है। देखिए वेदों को समझना मुश्किल है लेकिन उपनिषदों को समझना आसान है, इसलिए उपनिषदों की रचना की गई, चिंतन किया गया। इसमें भारतीय इतिहास में विदेशी साहित्य का क्या योगदान है। देखिए पुराने साहित्य की बात करें कि पुराने समय में हमारे पास हमारा इतिहास जानने के लिए मात्र शिलालेख, कुछ प्रशस्तियां या कुछ स्तंभ लेख ऐसा ही था। ठीक है, ये हमारे खुद हमारे जो स्कॉलर्स थे, हमारे विद्वान थे, उनकी बातें। लेकिन जब तक हमें कोई बाहर का बंदा आकर नहीं बताएगा कि हमें क्या गुण है, क्या दोष है, हमें इतना पता नहीं लगेगा। हमारी शासन व्यवस्था क्या थी इसका पता हमें नहीं लगेगा। तो इसके लिए बहुत सारे विदेशी विद्वान आए, जैसे चीनी यात्री, तिब्बती यात्री। उन्होंने आकर अपनी अभिव्यक्ति दी, अपने विचार दिए कि क्या भारत है। अपने देश में जाकर विभिन्न ग्रंथों की रचना की, जैसे मिडास ऑफ गोल्ड, टोलमी का भूगोल था, ठीक है, अल-बिरूनी की पुस्तकें, इसके अलावा तारनाथ की क्युंगर, चीनी यात्री हेवेंत्सांग की सीयू की, फाहियान की रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री या फाहियान की यात्रा। इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ थे जिसके कारण हमें अपने भारत देश की संस्कृति, वहाँ के सामाजिक परिवेश का, वहाँ की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का, वहाँ के भूगोल का वर्णन मिलता है। ठीक है ना बच्चों। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए सिक्कों का महत्व का क्या था। अब सिक्कों का महत्व सबसे पहले तो यह है कि सिक्कों से हमें पता लगेगा कि शासन व्यवस्था कितनी समृद्ध है। कैसे? गुप्तों के समय हमें पता लगता है कि सिक्के सोने व चांदी के थे। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर सोने चांदी के सिक्के होंगे तो समृद्धि होगी। कुछ सिक्कों पर हमें वीणा वादक समुद्रगुप्त की तस्वीर मिली है, जिससे हमें उस समय की राजनीति कैसी थी, प्रजाओं का इंटरेस्ट कैसा था, उस समय सुखमयी माहौल कैसा था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। सिक्के दूर दराज विभिन्न रियासतों में, विभिन्न देशों में मिले हैं, उससे पता लगेगा कि हमारी व्यापार व्यवस्था कितनी समृद्ध थी, हमारा व्यापार कितनी दूर दराज देशों में फैला हुआ था।
ठीक है ना बच्चों। इसके बाद उस पर कुछ धार्मिक चिन्ह अंकित होते थे, जिससे हमें पता लगता है कि उनका धर्म की ओर ध्यान कैसा था, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि कैसी थी, इन सभी बातों का हमें पता लगता है। तिथि की जानकारी मिलती थी, ठीक है ना, सिक्कों पर तिथियां अंकित होती थी, इससे हमें पता लगेगा कि कालक्रम क्या था, किस राजा के समय कैसा माहौल था, ठीक है ना। वेदांग साहित्य क्या है? देखिए वेदांग के बारे में हमने चर्चा की थी, वेदांग 6 थे। वेदांगों का निर्माण क्यों हुआ था? वेदों को सीधे सीधे समझना मुश्किल है, इसलिए वेदांग बने। वेदांग में जैसे शिक्षा में मंत्रोच्चारण की बात की गई थी, छंद में विशेष तरीके से लिखने की बात की गई थी, ठीक है ना। इसी तरह हमारे 6 वेदांग थे। सिंधु स्थापत्य कला पर विशेष टिप्पणी करें। तो क्या था कि सिंधु स्थापत्य कला, पानी पीने बच्चे के बाद, सिंधु स्थापत्य कला की बात करेंगे हम बच्चे। तो इसमें कुछ सड़कें मिली हैं। सड़कें जो थी वो बिल्कुल सीधी उत्तर से दक्षिण की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर खुद को 90 डिग्री में काटती थी। इसका तात्पर्य कि नगरीय सभ्यता का सुनियोजित विवरण हमें मिलता है। सभ्यता की सड़कें आपस में 90 डिग्री पर काटती थी। जो महामार्ग थे वो उत्तर से दक्षिण की ओर, जो सामान्य सड़कें थी वो पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा आता है जो पानी की निकासी के लिए अच्छी नालियों की व्यवस्था थी। अब जहां पर नालियां होगी वहां पर साफ सफाई तो बिल्कुल होगी, ये बात तो जाहिर सी है, ठीक है ना। इसके बाद विशाल स्नानगार मिले हैं। स्नानगार से पता लगता है कि लोग कितने मिलजुल कर रहते होंगे, है ना बच्चों। जो घर है वो बिल्कुल एक जैसे स्ट्रक्चर में मिले हैं। इससे क्या पता लगता है कि लोगों में परस्पर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। नगरीय सभ्यता थी। धोलावीरा में कचरा पात्र मिले हैं, जिससे पता लगता है कि स्वस्थ भारत का मिशन तब भी रहा होगा। हालांकि वो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा नहीं शुरू किया होगा, लेकिन उस समय इतनी जागृति थी कि लोग सफाई रखते थे, ठीक है। जो ईंटें थी, ईंटों की खास मेजरमेंट, खास माप हर जगह मिलती है। 1:2:4 में ईंटें मिली हैं, ठीक है ना बच्चों। अरण्यक क्या है? देखिए अरण्य होता है जंगल, और जंगल में जाकर भक्ति करना अरण्यक से संबंधित हो सकता है। किसी वेद को समझने के लिए एक शांत माहौल की आवश्यकता रहती है, ठीक है ना बच्चों। सिंधु सरस्वती कालीन प्रमुख उद्योगों का वर्णन कीजिए। हालांकि हमें सिंधु के बारे में, उनकी लिपि के बारे में अभी तक ज्ञान नहीं है, उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, लेकिन उस समय सूती वस्त्र रहे होंगे, उस समय जो कपास की खेती रही होगी उसका व्यापार होता रहा होगा, मुद्राओं का व्यापार होता रहा होगा। हमारे कृषि प्रधान उपज होने के कारण, क्योंकि सिंधु का क्षेत्र था वो कृषि प्रधान था, वो जलोढ़ मिट्टियों के क्षेत्र से बना था, अतः कृषि यहाँ पर संपन्न थी एकदम। तो संभव है कि वो कृषि का व्यापार भी किया करते होंगे, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा कुछ बर्तनों का व्यापार भी रहता होगा। सिंधु सभ्यता की मोहर निर्माण कला की विशेषताएं बताएं। देखिए यहाँ पर जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया तो लगभग 2500 मोहरें मिली हैं। इतनी मोहरों का मतलब इनका साहित्य, इनकी लिपि कितनी प्रसिद्ध रही होगी, कितनी महान रही होगी, ठीक है ना। भाषा के बिना कभी भी संचार या वार्तालाप संभव नहीं है, और अगर भाषा ही नहीं होगी तो व्यापार भी संभव नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। अगला बात है कौटिल्य ने किन विषयों पर इतिहास को सम्मिलित किया गया है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, विष्णुगुप्त, बहुत से नाम हैं। चाणक्य ने अपनी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, हमने इस पर चर्चा की थी। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी।
अब चाणक्य ने ये पुस्तक लिखी थी, ये किसी अर्थशास्त्र पे नहीं थी, ये बल्कि राजनीति से प्रेरित पुस्तक थी। ठीक है ना बच्चों। अब उसने राजनीति, सिर्फ राजनीति नहीं लिखी, उसने कूटनीति का वर्णन किया है, उस समय की परिकल्पना की है कि उस समय की शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, प्रशासनिक ढांचा कैसा होना चाहिए, एक परिवार के पिता उसके बच्चों के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, परवरिश कैसी होनी चाहिए, इन सभी बातों के बारे में बताया है। उसने जातिगत व्यवस्था के बारे में बात की है, जिसमें उसने कहा है कि जातीय व्यवस्था उचित है, जिसका वर्णन वेदों में भी किया गया है। अब क्यों उचित है? ताकि हर एक क्षेत्र में उसके लोगों की दक्षता बनी रहे। यदि शूद्र अपना काम अच्छे रूप से करेगा तो वो उस क्षेत्र में हमेशा दक्ष रहेगा। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद है मृद पात्र संस्कृतियों का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, जब हमारी संस्कृतियां आई तो हमें इनका अंदाजा कैसा लगेगा, कैसे हुआ हमें इनका अंदाजा? तो मुख्यतः इन्हें 4 संस्कृतियों में बांटा गया है। पहला है गेरुए रंग युक्त मृद भांड संस्कृति। गेरुए यानी कि ऑर्क कलर्ड पोट्री, इसे कहते हैं हम संक्षेप में OCP। ठीक है। अब इसे और कलर पोट्री क्यों कहा? क्योंकि जिस समय इसकी खुदाई हुई तो खुदाई करने वाले जो लोग थे उनके हाथ गेरुए रंग के हो गए इन बर्तनों को लगाने के बाद, तो इसे गेरुए रंग युक्त मृद बांध संस्कृति कहा गया। दूसरी थी काली व लाल मिट्टी युक्त संस्कृति, इसे कहेंगे BR-V, ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW। ठीक है। इसके बाद थी चित्री सलेटी रंग की संस्कृति। देखिए बच्चों, जो गेरुए रंग की संस्कृति थी वो थी पाषाण काल या उसके बाद की, लेकिन जो ये लाल और काले रंग वाली संस्कृति है ये थी कांस्य युगीन सभ्यता, लगभग 7000 वर्ष पूर्व से लेकर 2500 या 2000 वर्ष पूर्व तक की। ठीक है। चित्रित सलेटी रंग की मृदबांध संस्कृति ये थी लगभग समझ लीजिए कि 2500 से 1000 वर्ष ईसा पूर्व तक की संस्कृति। इसके बाद सबसे जो नवीन संस्कृति थी वो थी हमारी उत्तरी काली चमकीली परंपरा। ठीक है। ये लगभग हमारे लोहे के आविष्कार होने की, यानी कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व के लगभग की संस्कृति थी। प्राचीन भारत में समुद्री यात्राएं व नौकाएं शास्त्र के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए बच्चों, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की है कि जो नौकायान में भारत अत्यंत समृद्ध था। यहाँ पर बड़े बड़े जहाजों के द्वारा व्यापार या यात्रा की जाती थी। ऐसी नौकाओं के प्रमाण मिले हैं जिसमें 100 से 200 बंदे तक यात्रा कर सकते थे। कोलंबस जब उसने दुनिया की खोज की थी और अमेरिका की खोज कर ली तो उससे हजारों वर्ष पूर्व ऐसे प्रमाण मिले हैं जो हमारी नौकाओं के होने को स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना। नेविगेशन शब्द है जो ये कहां से आया है? ये आया है नौका गति से। ठीक है ना। और नौका गति शब्द हमारे पुराणों में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा मेसोपोटामिया जिससे भारत का व्यापार होता था उसमें कुछ ऐसे बंदरगाह मिले हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई लगभग 900 से 600 फुट तक थी। हम मान सकते हैं कि इतने बड़े जहाजों का अस्तित्व उस समय में रहा होगा। इसके अलावा फाहियान एक चीनी यात्री जो भारत आया था, उसने अपनी पुस्तक रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री उसमें यह वर्णन किया है कि उसने किस तरह से भारत तक की यात्रा एक समुद्री जहाज में की थी। वो सीधा श्रीलंका गया, श्रीलंका से जावा द्वीप गया और उसके बाद समुद्री मार्ग से होता हुआ अपने देश चीन को लौट गया था। वंशावलियां क्या है ये प्रश्न है। देखिए, हमने साहित्यिक स्रोत पढ़े थे, उसका अध्ययन किया था, उसमें एक थी वंशावलियां यानी जीनियोलॉजी। जो युवक है, कोई बुजुर्ग है, उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके बच्चे, ये सब कुछ एक रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। पहले ये रिकॉर्ड दर्ज करते थे कुछ पुरोहित या राज्य द्वारा संरक्षित कुछ पंडित। तो लेकिन जब हमारी किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो एक चलन रहा है कि हम हरिद्वार या बेनेश्वर धाम डूंगरपुर जाते हैं और अस्थियां प्रवाहित करती हैं। वहां पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी वंशावलियों का रिकॉर्ड करते हैं, है ना। आप भी कभी गए होंगे। तो बच्चों, भारत सरकार ने एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1800
1972 बनाया था, जिसके तहत ये वंशावलियां आज भी न्यायिक साक्ष्यों हेतु मान्य हैं। ठीक है ना बच्चों। अब निबंधात्मक प्रश्न आमतौर पर अपने 2 से 3 पेज में लिखते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या कहा है कि भारतीय इतिहास की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर कीजिए। देखिए बच्चों, वैसे लिखने की स्रोतों को 2 आधार में बांटेंगे। इसमें सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत जो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, ये हमारे पास जो पिलर्स हैं, हमारी मूर्तियां, स्कल्पचर, हमारे ताम्रलेख, इन सभी के आधार पर। अब जो हमारे लेख हैं वो कैसे प्राप्त हुए हैं, चाहे तो वो किसी प्रशस्ति के रूप में, चाहे किसी शिलालेख के रूप में, चाहे ताम्रपत्र के रूप में प्राप्त हुए हों, उसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, वैदिक साहित्य का वर्णन कीजिए। अब बच्चों इसके बारे में आपको कराया है, वेद 4 थे, वेद कब लिखे गए, क्या उनकी टाइमिंग थी। ठीक है, वेदों को समझने के लिए वेदांग, वेदों के 4 भाग, अरण्यक, ब्राह्मण, ये सभी आप उपनिषद लिखेंगे। ठीक है ना, अच्छी तरह से। कोई खास अगर बात हो तो उसको अंडरलाइन जरूर करना है। ठीक है। विज्ञान, भारत में विज्ञान की समृद्धता पर निबंध लिखिए। विज्ञान की समृद्धता पर लिखेंगे आप कि विज्ञान शुरू से ही इतना प्रफुल्लित रहा है। चरक जैसे महान विद्वान, सुश्रुत जैसे सर्जन, जिन्होंने सबसे पहले अपनी सर्जरी या शल्य चिकित्सा का नमूना दिया था, वो मिले हैं। इसके अलावा धनवंतरी, बाणभट्ट और खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट और इनके जैसे कितने ही विद्वान हमारे पास मौजूद थे। ठीक है ना बच्चों। हमारी आज की सौर वेधशालाएं जो जयपुर में हैं, जो काम, जो ग्रहों की गणना बड़े बड़े सैटेलाइट के माध्यम से नासा और उसकी जैसी एजेंसियां लाखों करोड़ों के खर्चों से करती हैं, वो सिर्फ गणितीय गणनाओं के आधार पर हमारे वैज्ञानिक, जो पूर्व वैज्ञानिक थे, वो किया करते थे। इसके बाद था प्राचीन भारत में राजनैतिक तंत्र व गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। देखिए, हमें ये मालूम है कि हमारा संविधान, उसमें हमारे वेदों का और हमारे प्राचीन इतिहास का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। अभी कैसे मिलता है? जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन वेदों में किया गया है, जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं और सिस्टम का वर्णन चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है, उसी के अनुरूप हमारा संविधान है। ठीक है ना बच्चों। इसके बारे में आपको बताया गया, आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि बहुत से लोगों ने, बहुत से विदेशी यात्रियों ने यहाँ पर आकर, भारत में आकर भारत के ग्रंथों की, यहाँ की भौगोलिक व्यवस्थाओं की तारीफ की, जिसमें वाल्टेर, मैक्स मूलर जैसे बहुत से नाम हैं। ठीक है ना बच्चों। आज का ये लेक्चर हमारा यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। आप इस पूरे लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए। जो हमारा लेसन है उसे आप बुक से पढ़िए। जितना आप बुक से पढ़ेंगे उतना आपको बेहतर समझ में आएगा। धन्यवाद।